स्वागत है आप सभी का आरबीसी क्लासेस में। भारतीय संविधान की कड़ी में आज हम अपने अगली कक्षा को देखेंगे। इसके पहले हम लोग जो भी संविधान के संवैधानिक विकास के क्रम में जितने भी अधिनियम आए उसको देखा हमने, फिर संविधान के भाग को देखा, प्रस्तावना भी पढ़ा हमने। इन सारी कक्षाओं का लिंक आपके इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिनअप किया हुआ है, आप वहां से जाके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर उसका पीडीएफ भी, जितने भी आपकी कक्षा डल रही है उसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर्ड है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची अभी वर्तमान में 12 है। मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी, लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें संशोधन करके अभी ये 12 हो गई हैं। आइए देखते हैं उसी के क्रम में पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र के नाम और सीमाएं हैं। आपको पता है कि भारतीय संविधान में हमारे देश में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन्हीं के बारे में पहली अनुसूची में दिया गया है। दूसरी अनुसूची में जब हम आते हैं तो यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था में जितने भी, जैसे संसद के सदस्य हो गए, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी को मिलने वाले वेतन, भत्ता और जो भी खर्च वगैरह मिलते हैं उसके बारे में अनुसूची 2 में दिया गया है। अनुसूची 3, जिसमें मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य या फिर विधान मंडल में विधानसभा, विधान परिषद जो भी हैं, सीएजी, उन सभी के द्वारा जो ली जाने वाली शपथ होती है उसके बारे में उल्लेख किया गया है अनुसूची 3 में। फिर हम आगे बढ़ते हैं अनुसूची 4 में। उसमें राज्यसभा में जो सीट होती है उसके सीटों के आवंटन के लेके कितनी राज्य में कितनी सीट है, हर राज्य में कितनी सीट दी हुई है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे बिहार में मान लीजिए 16 है, फिर यूपी में इस हिसाब से, फिर बंगाल में कितनी है, इन सारे का विस्तृत विवरण भाग 4 में दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में भी राज्यसभा के सीटों का जो वितरण है उसके बारे में भी भाग 4 में दिया गया है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं अनुसूची 5 देखते हैं, तो अनुसूची 5 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में दिया गया है। जैसे मान लीजिए कोई इलाका पिछड़ गया है या फिर कहीं पे जनजाति बाहुल या फिर आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, तो उसको राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है और उन्हीं के द्वारा राज्यपाल के माध्यम से प्रशासित किया जाता है और राज्यपाल उसके लिए हर साल रिपोर्ट भेजते हैं। उन क्षेत्रों में राज्य द्वारा बनाए गए नियम लागू डायरेक्ट भी हो सकते हैं या फिर राज्यपाल के माध्यम से संशोधित रूप ही लागू होते हैं वहां पे। इसी प्रकार जब अनुसूची 6 में हम पहुंचते हैं तो वहां पे 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है, क्योंकि वहाँ के जो 4 राज्यों के जो कुछ इलाके हैं वो वहाँ के लोग कुछ अपने निजी मांग को लेकर के वहाँ का एक अलग ही प्रशासन दिया गया है। जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 राज्यों के प्रशासन के बारे में है। तो मेघालय में जिससे वहाँ पे जिला शासी निकाय बनाया गया है, उसी के द्वारा प्रशासन किया जाता है। वहाँ पे राज्यपाल के अंडर में वो जिला शासी निकाय रहता है। उसके बाद वहाँ भी राष्ट्रपति का ही शासन है। असम में कार्बी एंगलोंग क्षेत्र हो गया या फिर बोडोलैंड जिला हो गया। फिर आप मेघालय में देखते हैं तो मेघालय में है गारो जिला, खासी, जयंतिया, ये तीनों जिलाओं के प्रशासन के बारे में अलग से प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में, जिसका प्रशासन डायरेक्ट राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से करते हैं। उसके बाद 7वीं अनुसूची, जिसमें 3 सूची है, संघ राज्य समवर्ती सूची, जिसमें अलग अलग विषय बांटे हुए हैं। संघ के अलग, राज्य के अलग, समवर्ती दोनों के लिए कॉमन, कि संघ विषय पे कौन नियम बना सकते हैं, राज्य विषय पे कौन नियम बनाएंगे, कौन कौन से संघ सूची में विषय हैं उस पर केवल केंद्र सरकार ही नियम बना सकती है। राज्य सरकार की जो राज्य सूची है उस पे भी नियम राज्य सरकार ही बनाती है। और समवर्ती सूची में दोनों
संघ भी और राज्य भी दोनों नियम बना सकते हैं, लेकिन संघ और राज्य के अगर समान नियम होते हैं तो संघ का नियम प्रभावी होता है। इसी में कर लगाने का भी अधिकार दिया गया है। संघ सूची, जो कि मतलब जब संविधान बना उस समय 97 ही विषय थे, जिसे जो अब बढ़कर 100 हो गया है। राज्य सूची में पहले 66 विषय दिए गए थे मूल संविधान में, लेकिन अब यह घटकर 61 हो गया है। उसी तरह समवर्ती सूची में भी 47 थे, जो कि बढ़कर अब 52 हो गए हैं। अब आइए हम संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। संविधान की जो 8वीं अनुसूची थी उसमें मूल रूप से 14 भाषा ही थी संविधान में, लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। सबसे पहली जो 14 भाषा के बाद जो पहली बार जोड़ा गया वो सिंधी को जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 में। फिर आपका आता है 71वां संविधान संशोधन, जिसमें 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003, उसमें 4 भाषा को जोड़ा जाता है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, जिसमें मैथिली अपने बिहार की भाषा है। इस 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है। 9वां अनुसूची जो है उसको जोड़ा गया है। 8 अनुसूची तक तो हम लोग को पता है कि संविधान में पहले से ही मौजूद था, लेकिन 9वां अनुसूची को संविधान बनने के बाद पहले संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया 1951 में। इसको जोड़ने के पीछे रीजन था कि उसमें जो भी भूमि संबंधित कानून थे उसको उन्मूलन करना था, जमींदारी प्रथा जो थी उसको उन्मूलन करना था। उसके लिए ये कानून लाया गया, और ये कानून लाया गया ताकि जो अगर हम संपत्ति के अधिकार में कुछ भी संशोधन होता है तो वो मूल अधिकार के ऊपर उसका क्लैश ना हो और वो फिर न्यायालय का एक मतलब विवादित हिस्सा ना बने और न्यायालय उस पर समीक्षा ना कर पाए। इसके लिए ही ये संशोधन लाया गया। परंतु 2007 में न्यायालय ने फैसला दिया कि जो भी नियम बनेंगे 24 अप्रैल 1975 के बाद 9वीं अनुसूची से संबंधित, उस पर न्यायालय जो है वो समीक्षा कर सकती है। उसके बाद फिर 1985 में 10वां संविधान संशोधन आता है दल बदल कानून को लेके। क्योंकि इससे पहले दल बदल अभी भी होते हैं, लेकिन उससे पहले उस पर कोई कानून नहीं था। उसके पहले जो भी कानून था, जैसे कोई एक सदस्य दूसरे दल में चला जाता है तो उस दल की सरकार बन जाती है, इस पर कोई रोक नहीं था। और उस मामले में जो लोकसभा या फिर विधानसभा का अध्यक्ष होता था उसी का फैसला अंतिम होता था, उसमें न्यायालय कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती थी, न्यायालय समीक्षा भी नहीं कर सकती थी। उसी को लेके फिर नियम बना कि हाँ अब न्यायालय भी इसको समीक्षा कर सकती है। सर्वे सर्वा जो पहले अध्यक्ष होते थे लोकसभा या विधानसभा के, वो अब नहीं, अब न्यायालय इसको समीक्षा कर सकती है। कोई भी अगर सदस्य दल बदल करता है, एक दल से दूसरे दल में जाता है, तो उस सरकार की वैलिडिटी क्या है, क्या उन्होंने नियम का सही से पालन किया है। अभी वर्तमान में ही अपने महाराष्ट्र में देखा होगा कैसे दल बदल करके सरकार बदल गई थी। उसी को रोकने के लिए यह अधिनियम आया हुआ है। फिर 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज से संबंधित है, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में, जिसमें 29 विषय दिए गए हैं कि पंचायती राज किस तरह से कार्य करेगी और क्या क्या इसके प्रावधान होंगे। फिर 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में दिया गया है 18 विषयों के साथ। इसे भी 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही जोड़ा गया। इसमें नगर पालिका के शासन प्रशासन जो भी प्रावधान है उसमें नगर पालिका में दिया हुआ है। इसको हम विस्तार से फिर एक एक करके अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।